60 घंटे तक पाकिस्तान के आसमान में तुर्की और चाइना के जहाज उड़ते रहे। यह बात इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाती है कि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के बीच में एक नाटो जैसा बना है। लेकिन देखिए, चाइना ऐसे किसी नाटो में नहीं जाने वाला। एक तो ये इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, चाइना को इस्लामिक कंट्री है नहीं, तो वो इस्लामिक नाटो में नहीं जा रहा। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं, उनमें से ज्यादातर जो टेक्निक और हथियार हैं वो चाइना से आए हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसे तो एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन कुछ मामलों में वो चाइना के बिना 2 कदम भी नहीं चल सकता। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो उस समय भारत के जो डीजीएमओ थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उनका एक बयान था कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से आता है। ये फैक्ट है कि चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, हम समझते हैं कि एक ही बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ रहे हैं। इसका मानी क्या था? इसका मानी ये था कि भले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही थी, लेकिन चाइना और तुर्की अपना रोल तब भी निभा रहे थे। तुर्की लगातार सस्ते ड्रोन सप्लाई कर रहा था और चाइना न केवल इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा था, बल्कि जिन हथियारों के सहारे, जिन जहाजों के सहारे पाकिस्तान लड़ रहा था, वो भी चाइना के ही सप्लाई किए हुए थे। इसलिए ये सवाल उठना लाजिम है कि ये जो 60 घंटे तक जहाज आते जाते रहे हैं, ये पाकिस्तान से क्या ले जा रहे थे या फिर पाकिस्तान को क्या पहुंचा रहे थे? क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान के अंदर किसी विद्रोह की उम्मीद है, किसी रिबेल की उम्मीद है, जिसको दबाने के लिए वो नए हथियार मंगवा रहे थे, नई टेक्निक मंगवा रहे थे? या आसिम मुनीर भारत के साथ कोई जंग छेड़ने के मूड में हैं, जिसके चलते नए हथियार, नए ड्रोन्स वगैरह मंगवाए गए? अब देखिए, ट्रांसपोर्ट जहाज था और आर्मी का जहाज था तुर्की से जो आया, तो ट्रांसपोर्ट जहाज अब तुर्की से कबाब पहुंचाने तो नहीं आया होगा, तुर्की से टर्किश टी पहुंचाने तो नहीं आया होगा। तुर्की से अगर आर्मी का ट्रांसपोर्ट जहाज आया है तो जाहिर तौर पर आर्मी के ही इक्विपमेंट लेकर आया होगा, हथियार लेकर आया होगा। तो कई सारे सवाल एक साथ उठते हैं। क्या ये तैयारी ईरान वार जो दोबारा शुरू होने की उम्मीद लग रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिस तरह से बंद पड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, कभी भी, और खास तौर पर वीकेंड आ रहा है, आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, वीकेंड्स पे आप देखते हैं अमेरिका अपने हमले अक्सर शुरू करता है। तो क्या ईरान पर जो अटैक होने का मामला है या ईरान अमेरिका वार शुरू होने का मामला है, उसके मद्देनजर तुर्की और चाइना से हथियार मंगवाए गए हैं? क्या इस जंग में पाकिस्तान उतरने वाला है? अगर पाकिस्तान उतरेगा तो वो ईरान की तरफ से उतरने वाला है या ईरान के मुखालिफ उतरने वाला है? देखिए, ईरान के मुखालिफ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से कोई जंग नहीं लेगा, हम सब जानते हैं। और ईरान के खिलाफ लड़ने का भी अभी बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे हैं, आखिर वो उसको क्यों बिगाड़ना चाहेगा? तो ले दे के मामला ये रह जाता है कि क्या इस जंग का फायदा उठाकर आसिम मुनीर इंडिया के खिलाफ कोई जंग शुरू करने की सोच रहे हैं? जाहिर तौर पर जब फ्लाइट रडार का सारा मामला है और न्यूज 18 पर मनोज गुप्ता का एक आर्टिकल छपा है, उनकी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में जो तुर्की और चाइना के जहाज घूम रहे थे, ये हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिनसे टैंक आ सकती है, जिनसे तोपें आ सकती हैं, जिनसे लड़ाई के लिए जरूरी इक्विपमेंट, बड़े इक्विपमेंट आ सकते हैं। उनका कहना है कि यह तुर्की एयरफोर्स का एयरबस A400M एल्टास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। और ये जो देखे गए हैं रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे देखे गए हैं और कराची के मसरूर एयरबेस पर देखे गए हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि ये जो जहाज हैं, इनकी आवाजाही का ताल्लुक मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे ड्रोन और डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का था। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था वो यही कि इन जहाज़ों से जो ड्रोन्स आए होंगे या जो डिफेंस से जुड़े दूसरे मटेरियल आए होंगे, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करने वाला है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है हिंदुस्तान के सामने। और इसके साथ एक और फैक्ट है जो मैं दूसरी खबर आपसे कह रहा था, जो एक आध बार अपने दूसरे वीडियोस में मैं बता चुका हूं, वो ये कि बांग्लादेश की तरफ से ये मैसेज आया है, बांग्लादेश की तरफ से ये
आप कह सकते हैं कि इशारा आया है कि वो भी मक्का पैक्ट में शामिल होने वाला है। मक्का पैक्ट मतलब वही तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट, जिसमें बांग्लादेश कह रहा है कि वो भी उसमें शामिल होना चाहता है। अब अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो विदेश मंत्रालय के जो हमारे प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनका बयान आया है कि नई दिल्ली वेस्ट एशिया के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है और इस विषय पर फिलहाल मुझे यही कहना है। यानी इंडिया की तरफ से कोई पक्का बयान अभी इस पर नहीं आया है। अब जरा सारी कड़ियां जोड़ लीजिए। पाकिस्तान में तुर्की और चाइना हथियार पहुंचा रहे हैं, बांग्लादेश मक्का एग्रीमेंट में जाने की बात कर रहा है, यानी कि वो भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया के साथ इसमें शामिल होना चाहता है। और आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता पर लगातार मजबूत हुए हैं, उनको बहुत सारे उनको अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जो 2 एक्ट पास हुए हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010, इन दोनों में संशोधन हुआ है, इन दोनों में सुधार किया गया है और उनको पास किया गया है, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सारी ताकत आसिम मुनीर के कदमों में रख दी गई है। अब इन सबको जोड़िए तो एक अंदेशा पैदा होता है कि क्या आसिम मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जब हम यहां बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं तो इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी बैठकर इस पर विचार कर रहे होंगे, इस पर अंदाजा लगा रहे होंगे। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर ये जंग होगी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। आजकल की जंग में वैसे भी कोई जीतता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है। लेकिन अगर ये जंग होती है और अगर इस तरह की जंग में आसिम मुनीर जाते हैं तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि वो एक बड़ी गलती करेंगे। उनको ये लगता है कि दुनिया में तमाम जंगें चल रही हैं, एक जंग हम और शुरू कर देंगे और जीत जाएंगे, तो फिर जब तक जिंदा रहेंगे पाकिस्तान में इसी जीत के भरोसे हम गद्दी पर बैठे रहेंगे। ये आम सोच होती है, जो आर्मी से जाते हैं इस तरह के लोग, उनकी आम सोच होती है। और इसी तरह की सोच लेकर नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था, जिसमें उनको लगा था कि अगर इसमें कोई फैसला कुन जीत मिल जाती है तो अगले चुनाव के लिए मुद्दा मिल जाएगा। ये नेताओं को, आर्मी के लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, हिंदुस्तान भी कोई बच्चों का देश नहीं है। हिंदुस्तान की अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं और ये सारी चीजें देखकर हिंदुस्तान भी तैयारी कर ही रहा होगा, किया ही होगा। और अगर ये जंग होती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आवाम के लिए बेहद खतरनाक होगा। दोनों, आप जानते हैं कि दोनों एटॉमिक पावर हैं, तो बहुत लंबी जंग तो चल नहीं पाएगी। जहां ही जंग शुरू होगी ट्रंप के फोन कॉल्स आने शुरू होंगे और जंग रुकेगी। लेकिन जितने दिन चलेगी दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। आप देखिए ना, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट से हथियार और बाकी सब आ रहे हैं, लेकिन वहां के अवाम का क्या हाल है ये देखा जा सकता है। वहां की गरीबी, बेरोजगारी का क्या हाल है वो देखा जा सकता है। और ठीक वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हमारी आवाम की गरीबी और बेरोजगारी के किस्से कहीं भी पढ़े जा सकते हैं। और क्या कहूं मैं, दिलचस्प कहना भी अजीब लगेगा, दर्दनाक ही है कि आवाम की चिंता करने की जगह ये लोग जो हमारे लीडरान हैं वो जंग की चिंता ज्यादा करते हैं, क्योंकि जंग बहुत सारे लोगों के जेब भरती है और बहुत सारे लोगों की कुर्सी पक्की कर देती है। तो यह कहना गलत होगा कि जंग होने ही वाली है या ऐसे कोई आसार दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है उसमें ये खदशा बढ़ जाता है, ये एक अंदेशा बढ़ जाता है कि क्या आसिम मुनीर किसी मिलिट्री एडवेंचर की प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आगे देखा जाए। इस एनालिसिस ने जो कहा, इस पर आपका क्या राय है? राय कमेंट में लिखिए और हम बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो आसिम मुनीर साहब है वो पाकिस्तान के सफ़ेद और सियाह का मालिक बन गया है, कि आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अब उसके कब्ज़े में है, या आपको लगता है कि इंडियन एनालिसिस जो है वो अपने डर से इस तरह की बातें करते हैं? तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने राय से हमें आगाह कीजिए। आगे का जो पार्ट है वो बहुत अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे ज़रूर देखना, उसके बारे में भी हमें बताइए और अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें। पाकिस्तानी एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसका अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इवन ईरान के साथ बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है। पाकिस्तान को आके खुली सपोर्ट किया था चाइना ने, टर्की ने, अजरबैजान ने ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, एंड इंडिया को 0 कंट्रीज ने आके फुली सपोर्ट किया था इंक्लूडिंग इजराइल। वो उन्होंने भी आके स्टेटमेंट जो दी थी वो ये दिया था, वी आर विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म,
कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं उठाया था उन्होंने। एंड पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं जो एक्टिवली इंडिया को, खासतौर पे कश्मीर वाले एरिया को अच्छे से मॉनिटर करती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया के इसरो से एक तो साइंटिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, हमने जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं वो फुल्ली फंक्शन भी नहीं करती। वी हैव टू रिलाई ऑन जीपीएस, एंड अमेरिका भी आके क्लियरली बोल चुका है कि वो जीपीएस की सुविधा जो इंडिया को मिलती है, अगर उनका वॉर होता है अगेंस्ट पाकिस्तान तो हो सकता है वो जीपीएस की सुविधा इंडिया से ले ले। इस टॉपिक पर तो हमने पूरा वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को काफी अपग्रेड किया। उन्होंने अपने मिसाइल्स अपग्रेड करी हैं, उन्होंने अपने जेट्स अपग्रेड करे हैं। चाइना से उनको और भी जो अपग्रेडेड जेट्स हैं वो मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमने कोई भी ऐसा मीनिंगफुल अपग्रेड नहीं किया है टू आवर एयरफोर्स। एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर होगा तो एयर बैटल ही होगी। जो एयर सुप्रीमेसी बना सकता है वही वॉर जीतेगा। एंड इंडिया तो ये स्टांस लेके बैठा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हमने पॉज कर दिया है। एंड देखो, मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर से एक और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो भाई आउटकम तो वही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपग्रेड किया है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो भाई आउटकम वही होगा। ठीक है, इंडिया हारेगा, इसलिए मुझे लगता है पाकिस्तान इनफ डेटरेंस अचीव कर चुका है। तो भाई सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या करेगा इतने ज्यादा गुडविल का, क्योंकि यही एक डिफेंस पैक्ट नहीं है, पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट किया है। तो पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजिशन कर रहा है फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड ये एकदम उल्टा है कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज डूइंग। एंड जब आप इसको इस चीज से लिंक कर लो कि पाकिस्तान, चाइना, टर्की भी एक्टिवली दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन द कश्मीर इशू अगेंस्ट इंडिया, तो सवाल ये उठता है जब पाकिस्तान इतनी गुडविल एस्टैब्लिश कर लेगा सारे बड़े प्लेयर्स के साथ एंड सारे जो कंट्रीज हैं विद इन द रीजन, क्या पाकिस्तान इसको अपने फेवर में यूज कर सकता है ऑन द कश्मीर इशू? देखो, ये बात तो टाइम ही बताएगा, पर इसमें एक चीज और है नोटवर्दी कि पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान मीडिएट कर पाया बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो था चाइना, क्योंकि चाइना ने बैक किया पाकिस्तान को। एंड अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखोगे तो उसकी हिस्ट्री भी यही बताती है कि वो दोनों के बीच में मीडिएट करके दोनों देशों की सुलह करवाता है, जैसे कि उसने ईरान एंड सऊदी अरेबिया के साथ किया। साथ ही साथ जितने भी राइवल फैक्शंस थे पैलेस्टीन के अंदर, उन्होंने उनको भी एडवाइस दी, उनके बीच में मीडिएशन कराई एंड उन सबको बोला कि भाई आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर आपको इसराइल के खिलाफ लड़ना है तो। एंड ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो फंडा है वो चाइना ही लेके आया है। ये सबसे पहले चाइना एंड रशिया ने आपस में डील साइन करी इन 2001, जिसमें वो बेसिकली ये कहते हैं देखो हम एक रीजन में रहते हैं, पड़ोसी है, तो अगर हम आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें, एक दूसरे से लड़े ना, एंड आपस में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो वो करें एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए, तो वो बेहतर है हम आपस में अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें, डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। एंड जो अमेरिका कहता है उसके ये बहुत खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है मैं तो बॉस हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। फिर जैन 2026 में ईरान, चाइना एंड रशिया ने साइन किया अपना ट्राइलैटरल स्ट्रेटेजिक पैक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं अपने पूरे नेबर्स के साथ, इंडिया के नहीं है, अफगानिस्तान को छोड़कर। एंड इनफैक्ट इंडिया का तो 36 का आंकड़ा है दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। इनफैक्ट इंडिया में तो हमारी पॉलिसी ये रही है ये दिखाने की कि वी आर इन कंपटीशन विद चाइना, एंड ये बात हम आपको बता चुके हैं, एब्सोल्युटली कोई कंपटीशन नहीं है। इफ एनीथिंग इंडिया तो डिपेंडेंट है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर। एंड अगर आप इंडियन पोजीशन देखो तो भाई हम जो वेस्ट हैं, जो गोरे लोग हैं, हमें उनके साथ फोटो खिंचाना अच्छा लगता है, हमें उनके गले लगना अच्छा लगता है। एंड दूसरी तरफ वही लोग हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाते हैं, वही लोग हमको ये बोलते हैं कि भाई आप इससे तेल खरीद सकते हो, इससे तेल नहीं खरीद सकते। तो अभी जो रिसेंटली बिल पास हुआ है अमेरिका में, वो ये कहता है कि 100% टैरिफ्स लगा सकते हो आप उस देश के ऊपर जो रशियन ऑयल खरीदता है। एंड इसके टारगेट सिर्फ दो ही देश हैं, इंडिया एंड चाइना। एंड हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे सच एज चाबहार पोर्ट, वो भी हमने छोड़ दिए अमेरिकन प्रेशर में आकर। एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी और मार खा रही है, कैसे? G20 के अराउंड हमने IMEC कॉरिडोर अनाउंस किया। ये जो कॉरिडोर है इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है सऊदी अरेबिया। ये वर्चुअली खत्म हो चुका है अब ये कॉरिडोर, एंड चाबहार पोर्ट भी हमारे पास नहीं है। तो भाई हमारे पास जो ट्रेड रूट था पहले, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो भी गया। एंड IMEC तो अब इस अग्रीमेंट के बाद ऑलमोस्ट खत्म ही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं करेगा जो इसराइल को डायरेक्ट बेनिफिट करता हो। इसके अलावा हमने कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई? क्वाड, वो भी ऑलमोस्ट खत्म है। भाई ट्रम्प को हम मिन्नतें कर रहे थे कि वो आ जाए इंडिया क्वाड समिट के लिए, वो बिल्कुल नहीं आया। एंड अब जो यूएस की स्ट्रैटेजी है वो ये क्लियर है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पैसिफिक एज सच।
I2U2 अगर बात करें तो उसमें इंडिया, यूएई, यूएसए, इजराइल है। देखो, इंडिया को कुछ नहीं मिलना इन गेटिंग क्लोज टू इजराइल, वो एक पराया स्टेट है। एंड आपको क्या लगता है, जब हम इजराइल से इतने ज्यादा कोजी होते हैं तो पूरी दुनिया हमको ऐसी नजरों से नहीं देखती कि ये देखो, ये तो एक जेनोसाइडल स्टेट के पास जा रहे हैं, खास तौर पे अरब कंट्रीज एंड मुस्लिम कंट्रीज। तो भाई कुछ सवाल यहाँ पे, क्या ये जो इस्लामिक नेटो है, क्या ये एक्सपैंड करेगा? मुझे तो लगता है बिल्कुल करेगा। एंड ये इजराइल के लिए बुरा होगा, क्योंकि इजराइल इसका मेजर टारगेट है। एंड एक और चीज, क्या ये जो मेका एग्रीमेंट हुआ है, क्या इसका टारगेट इंडिया था? बिल्कुल भी नहीं। बट ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, पाकिस्तान इसमें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन कर रहा है। एंड इंडिया के लिए ये मेका एग्रीमेंट बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है उसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी। हाँ, तो दोस्तों, दुश्मन की नींदें हराम हो चुकी है। पाकिस्तान अपने आप को डेवलप कर रही है, मजबूत कर रही है, डिफेंस पर काम कर रहा है और डिफेंस को ख़रीद भी रहा है। पाकिस्तान चाइना से इक्विपमेंट जो है वो ख़रीद भी रहा है, ख़ुद भी बना रहा है। बहुत कुछ उसने ख़ुद डेवलप किया है। तो ये एक रीजनल पावर की तरफ पहला सीढ़ी है जो पाकिस्तान अबूर कर रहा है। पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। लेकिन इंडिया जो है वो फिर, आप अगर इंडियन यूट्यूबर या कुछ ऐसे जो एनालिसिस थे जो अपने आप को बहुत बड़ा तज्ज़ियाकार समझते हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, जैसा कि गौरव आर्या, वो समझते हैं कि पाकिस्तान भीख मांग गया है, भीख मांग रहा है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको हकीकत तस्लीम करना नहीं आता। वो हकीकत को तस्लीम नहीं कर सकता कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, किस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस किया, किस तरह राफेल जो दुनिया का एक बेहतरीन मशीन है, बहुत बेहतरीन जहाज़ है, इतने बेहतरीन है कि क्या बताऊँ, उसको गिराने वाला का नाम पाकिस्तान है। जिसे वो लोग भीख मंगिया समझते हैं। तो पाकिस्तान कर्ज़े लेते हैं, कर्ज़े इंडिया के ऊपर पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं। वो अपने इकोनॉमी को हमें शो करते हैं, लेकिन अपने आबादी को नहीं करते। उनकी आबादी को देखो, वो कोई जापान या जर्मनी की तरह इकोनॉमी नहीं है। वो जब कहते हैं कि जापान से हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई है, तो ये बड़ी बात नहीं है। जापान एक छोटा-सा मुल्क है, लेकिन उसकी इकोनॉमी को देखो कितना बड़ा है। और जो इंडिया है वो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। सबसे बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो है, ट्रेड जो है, वो तो होंगे बड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ गुर्बत नहीं होंगे, वहाँ कर्ज़े नहीं होंगे, उस मुल्क के ऊपर कर्ज़े नहीं होंगे। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद फिर भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान भीख मांगिया है। पाकिस्तान वाकई कर्ज़े लेते हैं, कर्ज़ों पे चलते हैं। ये सारे दुनिया, अगर अमेरिका सुपर पावर है तो उसके ऊपर जो कर्ज़े हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा ना ख़त्म होने वाले कर्ज़े हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम किसी को शर्मिंदा करें। ये शर्मिंदा होने की बात नहीं है। सारी दुनिया अपने इकोनॉमी इसी तरह चलाते हैं, कर्ज़े लेते हैं और फिर वो वापस करते हैं और लेते हैं। यही एक सर्कल है जो चलता रहता है। तो बात करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये जो इंडियन एनालिसिस है वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह अपने आप को मजबूत कर रहा है। अगर एक आधा बात वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करे या आसिफ मुनीर के ख़िलाफ़ करे या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ करे तो वो बर्दाश्त किया करे, क्योंकि वो उनका अलग मुल्क है, हमारा मुल्क जो है वो अलग है। हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अफ़वाज और हुकूमत को डिफेंड करते हैं। वो अपने मुल्क और अपनी सिक्योरिटी और अपने अफ़वाज को डिफेंड करता है। तो उनसे ये गिला ना करना कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह बात करते हैं, उनका हक़ है। लेकिन अगर वो गौरव आर्या की तरह झूठ बोलता है, गौरव आर्या और जो सुशांत है या जो इंडियन सहाफ़ी वगैरह जो है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसी तरह वो झूठ बोलते हैं, तो फिर आप उन पर एतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल झूठ बोलते हैं। ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये सच बोलते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के हक़ में हो, चाहे इंडिया के हक़ में हो, चाहे इन दोनों ममालिक के हक़ में ना हो। हम जो आपको तज्ज़िया लाते हैं, आपको देते हैं, वो हम खुद देख कर आपको देते हैं कि इसके अंदर बातें जो है सच्ची है या नहीं है। अगर सच्ची है तो फिर हम उस पर अपना व्लॉग बनाते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं बनाते।
तो आप ये बेफ़िक्र होकर देख सकते हैं कि इसमें जो बातें हैं वो सही है या नहीं है। तो इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं कि चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। ये बहुत अहम चीज़ है जो आप कमेंट करते हैं, इससे हमें सपोर्ट भी मिलते है और आपका जो राय है, आज़ादी राय, उसका इज़हार भी होती है। शुक्रिया।